एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू थिंक विद प्रियम। तो आज हम अपनी सीटेट की फर्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। ये आपके 8 फरवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके PYQ हैं SST सब्जेक्ट के। और ये PYQ मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया कि पहले हम पॉलिटी यानी कि सिविक्स के PYQs करेंगे, फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के। अब देखेंगे कि इस साल में या इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से और किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है तो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। आई एम TGT SST एजुकेटर एंड मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है पॉलिटिकल साइंस में। आई एम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड आई हैव क्वालिफाइड नेट, CTET एंड होपफुली UP टेट दिस ईयर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो in reference to पंचायती राज, which of the following sequence is the correct hierarchical order? ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि सबसे पहले पंचायती राज आती है या ग्राम सभा आता है, जिला परिषद आता है। ठीक है, तो आपको इनमें से चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका आप चूज कीजिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप चाहे तो इसको पॉज करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं और हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 4 है, क्योंकि देखिए ग्राम सभा जो है सबसे नीचे लेवल पे काम करती है, फिर आपका ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद आपका पंचायत समिति आता है और उसके बाद आपका जिला परिषद आता है। यानी कि जो आपकी हायरार्की है कि सबसे नीचे कौन सा है, तो आप देखेंगे ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर लेवल पे क्या आता है, हमारा जिला परिषद आता है। हमने इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैंने इसमें डालने की कोशिश की है साथ के साथ में। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो कि आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। अमेंडमेंट क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई भी चेंज लाना है तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया गया था, 73rd अमेंडमेंट 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये पंचायती राज का सिस्टम आ गया था। ये 3 टियर का सिस्टम होता है, यानी कि इसके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सबसे नीचे लेवल पे हमारा ग्राम पंचायत होता है, फिर ब्लॉक लेवल आता है, ब्लॉक लेवल पे हमारा पंचायत समिति होता है और उसके ऊपर जो आता है हमारा जिला परिषद आता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। तो ये जो आया था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 1992 में आया था। 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया था। जो डेट इंपॉर्टेंट है वो 1992 वाली और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली, ये आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी पंचायती राज की बात आएगी तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये चीज आपसे पूछी जाएगी। इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट को ऐड कर दिया गया था। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट ऐड किया गया था। इस पार्ट का नाम क्या है? ये पार्ट है आपका 9। और इस पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक, 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक के जो आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे आपके पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट 9 किससे रिलेटेड है, तो भी आप ये बताएंगे कि पार्ट 9 जो है आपके पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने पहली बात कर ली कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये हमारा 3 टियर सिस्टम है। और इसमें कौन कौन, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं, ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम सभा में कौन से लोग होते हैं। तो ग्राम सभा में जितने भी विलेज में रजिस्टर्ड वोटर हैं, यानी कि जो भी गांव में वोटर हैं जिनका आप वोटिंग राइट है। ठीक है, तो यानी और इसमें कौन आते हैं? 21 से अबव वाले, 18 वाले नहीं आएंगे इसमें। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने मिस्टेक कर दिया, ऐसा नहीं है। तो 21 और 21 से अबव वाले जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है ये आपका फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। और इलेक्शन बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो इसकी इलेक्शन की बॉडी है, यानी कि यहाँ पे इलेक्शन कौन करवाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, नहीं, वो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन करवाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्राम सभा लेवल के पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन कौन करवाता है, तो स्टेट की अपनी एक बॉडी होती है जो कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस करवाने का काम करती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट कवर हो सकते थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक
ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस ये जो पूरा है हमारा शिफ्ट का पेपर, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं निकले थे पॉलिटी के, ये बहुत अच्छी बात है, और जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी ही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे मैंने हिंदी वाले चीज को भी, जो हिंदी का क्वेश्चन है ट्रांसलेटेड, उसको भी रखा है ताकि आप हिंदी में भी इसको देख सकें, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो आप उससे समझ सकते हैं। तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा विभेदीकरण या फिर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नॉट को आपको ध्यान देना है। एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों के समूह को रोकना। दूसरा है लोगों के एक समूह को अन्य की भांति अन्य प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना। किसी को एक खास स्थान पास पड़ोस में रहने से रोकना, या एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर है आपका 4। 4 क्यों है इसका आंसर? एक मिनट। 4 इसका आंसर इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप प्रिवेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल, एक सार्वजनिक हुआ है जिसमें से आप किसी इंसान को पानी पीने से रोक रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे कि आप इसके साथ भेदभाव भी कर रहे हैं ना। लेकिन इसे पूछा गया कि भेदभाव का एग्जाम्पल कौन सा इनमें से नहीं है, तो आपको उसका आंसर बताना है। नॉट अलाउइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू ड्रिंक टी इन द सेम कप एज अदर्स, यानी कि सभी लोग एक ही जैसे कप में चाय पी रहे हैं, लेकिन आप किसी एक पर्सन को अलग से किसी और बर्तन में चाय पीने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी आप एक तरीके से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। थर्ड है आपका स्टॉपिंग समवन फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड, यानी कि कोई पर्सन आपके पड़ोस में रहना चाह रहा है लेकिन आप उसको वहां पे रहने से मना कर रहे हैं, तो ये भी आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं। लेकिन आस्किंग अ बॉय नॉट टू क्राई एज बॉयज डोंट क्राई, यानी लेकिन अगर आप एक बॉय को बोल रहे हैं कि बेटा रो मत क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं, तो आप ये चीज, ये एक स्टीरियोटाइप हो जाता है, क्योंकि आपके मन में पहले से ये पूर्व धारणा बनी हुई है, या आपने ये चीज पहले से मान लिया है कि लड़के रोते नहीं है। या अगर आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि बेटा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और लड़के बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का स्टीरियोटाइप है। तो ये जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था, ये आपके डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल थे, लेकिन जो आपका फोर्थ आंसर है वो डिस्क्रिमिनेशन का नहीं बल्कि स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप कह रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये बॉयज डोंट क्राई बोल रहा है कि लड़के जो है वो रोते नहीं है, विच इज अ सोशल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है कि लड़के रो नहीं सकते हैं। इट इज जनरली ट्रीटेड एज अ स्टीरियोटाइप रेदर देन डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बताया ना कि जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपके डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में आएंगे, लेकिन ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक पूर्व धारणा बना ली है कि चीजें ऐसी ही होती हैं, अगर लड़कियां हैं तो उनको पिंक ही पसंद होगा, हालांकि मेरी शर्ट का कलर भी पिंक है, बट ऐसा नहीं, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो लड़कियां हैं तो उनको पिंक ही पसंद होगा। इट इज ऑल्सो ए स्टीरियोटाइप। लड़कियां ही घर के काम करेंगी बिकॉज वो हाउस मेकिंग में अच्छी होती है, इट इज ऑल्सो ए स्टीरियोटाइप। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं बन रखा है, ये हमारी सोसाइटी ने अपनी मेंटेलिटी बना रखी है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या है कि आप एक पर्सन को, एक टारगेट ग्रुप को किसी चीज को करने से मना कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है उसका स्किन कलर अलग हो सकता है वो किसी और कास्ट से बिलोंग करता हो सकता है वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो आप कुछ ना कुछ बेसिस पे उसको किसी काम को करने से मना कर दे रहे हैं, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन आप बिना किसी रीजन के आपने बस एक मेंटेलिटी बना ली है कि लड़के रोते नहीं है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज पसंद होते हैं, तो ये आपकी पूर्व धारणा है, ये स्टीरियोटाइप है। ठीक है, आपका आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक आर्टिकल 14 है जो आपको बोलता है प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। कानून जो है सबको एक ही नजरिए से देखता है, वो कोई स्टीरियोटाइप नहीं करता है, ना ही वो कोई भेदभाव करता है कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग है, लड़कियां नहीं स्ट्रांग है, या फिर लड़कों को ज्यादा प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी नजरों में सभी इक्वल हैं बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या करता है? आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करता है, डिस्क्रिमिनेशन को एक्चुअली डिनाई कर देता है। किस किस के बेसिस पे? आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी पर्सन के साथ में ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना तो रेस के बेसिस पे, रेस मतलब होता है कि वो किस ब्रीड का, किस उससे आ रहा है, वंश से आ रहा है, ठीक है, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही सेक्स यानी कि उसके जेंडर के बेसिस पे, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, यानी कि उसने किसी अच्छी सिटी में जन्म लिया है या किसी पिछड़े हुए गांव में उसमें जन्म लिया है, तो इनमें से किसी भी बेसिस पे किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 15 कहता है।
तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, और आर्टिकल 14 और 15 क्या बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल, एक मिनट, लेट मी चेंज माई पेन कलर। So, which of the following are example of intervention in religion by a state as laid out in the Indian Constitution? ये बोल रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनमें से कौन सा इंटरवेंशन इन रिलीजन है, यानी कि रिलीजन में दखली करना है, ठीक है, रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर करना है, इनमें से कौन सा चीज इस चीज का एग्जाम्पल है। तो पहले हम शुरू करते हैं इस चीज से, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट लग रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या अगर आप चाइल्ड लेबर को बंद कर रहे हैं, बाल मजदूरी को बंद कर रहे हैं, तो क्या ये किसी के रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है? मान लीजिए आपने एक बच्चे को बोल दिया कि बेटा आप आज से चाइल्ड लेबर नहीं करोगे, चाइल्ड लेबर बैन कर दिया, तो क्या किसी बच्चे के धर्म पे इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है विशाखा गाइडलाइंस। अगर हम विशाखा गाइडलाइंस को देखें तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी कि वुमेन्स के साथ में वर्क प्लेस पे बहुत सारा हरासमेंट किया जाता था, उनको स्टॉकिंग की जाती थी, उनको कई बार गाली भी दी जाती थी, या उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता था। तो इस चीज से प्रोटेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी थी कि वुमेन्स की वर्क प्लेस पे सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर की जा सकती है। तो 1997 में ये गाइडलाइंस दी गई थी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। तो क्या इसमें किसी भी तरीके से रिलीजन का मैटर आया? नहीं, ये भी रिलीजन से हमें एसोसिएटेड नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अगर हम किसी के साथ अगर भेदभाव होता है, उसको अछूत माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है, उसको टच नहीं किया जाता है, तो उस अछूत होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके साथ रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो सकता है उसके साथ किसी के रेस के, कलर के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, उसकी जाति कुछ और हो, उस वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। तो ठीक है, तो हमने अभी प्रीवियस वाले में देखा भी था कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 15 जो है, हमें रेस, क्लास, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन से हमें मना भी करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर आपने छुआछूत को खत्म कर दिया है, तो क्या ये रिलीजन से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स ये रिलीजन से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखते हैं कि कई सारे रिलीजन में जो है हमारा कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम में कुछ कास्ट को बहुत ही लोअर कास्ट का समझा जाता है, और उनको टच भी नहीं किया जाता है, उनके साथ का पानी नहीं पिया जाता, उनसे फ्रेंडशिप नहीं की जाती, बात नहीं की जाती। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये तो आंसर है। बैन ऑफ चाइल्ड मैरिज, अब देखिए कुछ सारे जो रिलीजन है चाइल्ड मैरिज को अलाउ करते हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कि हमारे एंशिएंट टाइम से चाइल्ड मैरिज होती हुई आ रही है। तो हमारा जो चाइल्ड मैरिज है वो भी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से एसोसिएटेड हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड का फर्स्ट, और ए और सी, ठीक है। सो इंडिया का सेक्युलरिज्म, अब जब रिलीजन की बात होती है तो एक वर्ड आता है सेक्युलरिज्म, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, इंडिया में किस तरीके का सेक्युलरिज्म माना जाता है। तो बेसिकली सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न, दो तरीके के आइडिया है, एक तो इंडियन आइडिया है और दूसरा हमारा वेस्टर्न आइडिया है। तो वेस्टर्न आइडिया क्या कहता है कि सेक्युलरिज्म का मीन्स है कि जो आपका रिलीजन है और आपका स्टेट है या गवर्नमेंट है, पूरी की पूरी अलग रहेगी, बिल्कुल डिवाइडेड रहेगी। ना तो आपका गवर्नमेंट स्टेट के मामले में इंटरफेयर करेगा, ना तो आपका रिलीजन स्टेट के मामले में इंटरफेयर करेगा, और ना ही आपका स्टेट रिलीजन के मामले में इंटरफेयर करेगा, यानी कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन। इसको हम क्या कहेंगे? वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। लेकिन इंडियन आइडिया क्या कहता है सेक्युलरिज्म को? इंडियन आइडिया कहता है कि ठीक है, there is a clear distinction between the power of religion and the power of government। गवर्नमेंट की पावर के बीच में और रिलीजन की पावर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा, क्लियर डिफरेंस रहेगा, बट जहां पे भी नीड होगी वहां पे गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो रिलीजन के मामले में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इंडिया का सेक्युलरिज्म ये आइडिया देता है कि इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे सभी रिलीजन की, तभी हम आप देखते हो कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन और सबकी इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है। आपको ईद पे भी छुट्टी मिलती है, आपको
सिख धर्म का कोई भी फेस्टिवल होता है, गुरु पर्व होता है, उन सब पे छुट्टी मिलती है। आपको हिंदू धर्म के उस पे भी छुट्टियां मिलती है। तो इक्वल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। लेकिन स्टेट में इंटरफेयर फॉर द सोशल रिफॉर्म, अगर किसी धर्म में किसी तरीके की कोई भी गलत चीज हो रही है तो स्टेट कैन इंटरफेयर। अगर किसी धर्म में सती प्रथा हो रही है जिसमें फीमेल्स को जलाया जा रहा है तो स्टेट कैन इंटरफेयर। अगर किसी प्रथा में बहुत ज्यादा फीमेल्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है तो स्टेट कैन इंटरफेयर। फीमेल्स की अगर किसी प्रथा में बलि चढ़ाई जा रही है और ह्यूमंस की बलि चढ़ाई जा रही है जिससे कि लग रहा है कि लोगों को नुकसान हो रहा है या हार्म हो रहा है तो स्टेट कैन इंटरफेयर। यानी कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है या इंडिया का सेक्युलरिज्म का आइडिया है वो ये बोलता है कि इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंस के साथ में करेंगे। यानी कि स्टेट की पावर और रिलीजन में डिफरेंस भी होगा लेकिन स्टेट के पास की पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, स्टेट किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करेगा, बट इट कैन स्टॉप प्रैक्टिस दैट वायलेट इक्वालिटी, डिग्निटी और ह्यूमन राइट। लेकिन स्टेट उन मामलों पे जोर डाल सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है जहां पे भी उसको लगता है कि लोगों की इक्वालिटी छिन रही है, उनकी राइट छिन रही है, उनकी डिग्निटी छिन रही है, या एज अ ह्यूमन होने के बाद भी उनके साथ वो बिहेवियर नहीं किया जा रहा है जो उनके साथ किया जाना चाहिए। फिर से हमारा आर्टिकल 17 आ जाता है इसके लिए, अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है अनटचेबिलिटी को यानी कि छुआछूत को कंप्लीटली खत्म करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 17। हमने इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ा था 15। जो आर्टिकल 15 था वो क्या कह रहा था कि किसी भी पर्सन के साथ में रेस के बेसिस पे, उसकी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इनसे किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अब आर्टिकल 17 क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी वो पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा था। तो ये आर्टिकल जो साथ साथ आ रहे हैं आप उसको साथ साथ याद करते चलो, सो यू विल गेट बेनिफिट। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 आपको आपके रिलीजन की फ्रीडम देता है, ठीक है। ये रिलीजन की फ्रीडम देता है यानी कि आपका कोई भी धर्म है, आप उसको मानना चाहते हो, आप जैसे भी उसको मानना चाहते हो आप मान सकते हो। लेकिन अगर आपके रिलीजन में कुछ भी प्रॉब्लम है यानी कि उससे पब्लिक ऑर्डर खत्म हो रहा है, मोरालिटी खत्म हो रही है, लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशन है। आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अपने धर्म को मानो, आप उसके चक्कर में किसी की बलि चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, ये चीज अलाउ नहीं करता। आपको रिलीजन की फ्रीडम है लेकिन इतनी एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी और का नुकसान कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि द वर्क डन बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि सरकार का लोक निर्माण विभाग है जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करता है, इसको विधानसभा के मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। रीजन क्या दे रहा है, ये लोक विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। जो लोग हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चूज करते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या वो उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं यानी कि आपके एमएलएज हैं, तो जब भी आपके स्टेट के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, ठीक है, यूजुअली 5 साल में ही होते हैं, अगर कुछ और रीजन ना हो तो 5 साल में जो भी इलेक्शन होता है उसके थ्रू आप वोट डालते हैं और जिन लोगों को चूज करते हैं वो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। 5 साल में आपके लोकसभा के इलेक्शन भी होते हैं जिनमें जब आप वोट डालते हो तो आप एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है इनको लोगों ने चूज किया यानी कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। और जो लोक निर्माण विभाग है वो लोगों के लिए काम कर रहा है, उसको पैसा कहाँ से जा रहा है, वो लोगों से जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोक निर्माण विभाग में कितना पैसा जाएगा, क्या काम होगा, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से नहीं पूछेंगे, वो जिनको लोगों ने चूज किया उनसे नहीं पूछेंगे। तो आपका पहला जो है वो अपने आप गलत हो जाता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेंड्स पब्लिक मनी, जो लोक निर्माण विभाग है वो पब्लिक के पैसे को खर्च कर रहा है। बजट एंड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो और जो लोग चुन के भेजे गए वो किस लिए भेजे गए हैं भाई, वो वहां पे पार्टी करने के लिए तो भेजे नहीं गए होंगे, वो डिस्कशन करने के लिए भेजे गए हैं कि सरकार का कितना पैसा, लोगों का कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया जाएगा, किस तरीके से ब्रिजेस बनेंगे, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो सब चीजों पे डिस्कशन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इन लोगों को भेजा गया है। तो ऑफकोर्स इन लोगों से डिस्कशन किया जाएगा। सिटीजन वोट एंड इलेक्ट एमएलए, सिटीजन अपने वोट के थ्रू अपने एमएलए को यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को चुनते हैं। एमएलएज रिप्रेजेंट द पीपल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है वहां पे जो पर्सन होते हैं। देखिए 5 साल में आपके इलेक्शन होते हैं, ठीक है,
अब एक इलेक्शन होते हैं ये आपके स्टेट में होते हैं, दूसरे आपके इलेक्शन होते हैं 5 साल में ही, ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके सेंटर लेवल पे होते हैं। जो सेंटर वाला होता है वो बेसिकली पीएम को चूज करने के लिए होता है, स्टेट वाला जो होता है वो आपके सीएम को यानी कि चीफ मिनिस्टर को चूज करने के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे एमएलएस चूज किए जाते हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चूज किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा सेंटर का इलेक्शन होता है उसमें उसके थ्रू कौन चूज किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज चूज किए जाते हैं। ये सिंपल सी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए और शायद से पता भी होगी, नहीं पता थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इतना था ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बॉयज आर इनटू स्पोर्ट्स वेयर गर्ल्स आर इनटू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बट डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट, इसके जैसा ही हमने सिमिलर क्वेश्चन अभी सॉरी मैंने आंसर बता दिया गलती से। सो अभी इससे रिलेटेड इसके जैसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया था। ये कह रहे हैं कि बॉयज यूजुअली स्पोर्ट्स में होते हैं लेकिन गर्ल्स जो है मेनली आर्ट एंड क्राफ्ट में होती है। तो आपको बताना है कि ये प्रेजुडाइज है, ट्रेडिशन है, स्टीरियोटाइप है या फिर डिफरेंस है। तो देखिए आपको पता है स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि आपने कोई पूर्व धारणा, कोई पूर्व आपकी मेंटालिटी बनी हुई है कि गर्ल्स ऐसी होती है, बॉयज ऐसे होते हैं। इसका कोई आपके पास वैलिड रीजन नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है। ठीक है, आप बस अपने मन से सोसाइटी ने ये चीज मान ली है तो आप भी मान रहे हो और आप भी यही चीज कह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप होता है। ट्रेडिशन क्या है, जो बहुत पहले से चलता चला आ रहा है उसको ट्रेडिशन बोलते हैं। प्रेजुडाइज क्या होता है, प्रेजुडाइज का मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस में पूर्व धारणा। प्रेजुडाइज इज अ नेगेटिव ओपिनियन और फीलिंग अबाउट अ ग्रुप, यानी कि आपको नेगेटिव फीलिंग लगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वांट गर्ल ऑन माई टीम, मैं अपनी टीम में लड़कियों को ही नहीं चाहता हूं। तो इसके पीछे कोई ना कोई मेंटेलिटी है और ये मेंटेलिटी कैसी है, ये नेगेटिव मेंटेलिटी है। तो ये होता है प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपने एक फिक्स्ड नैरेटिव बना रखा है किसी पर्सन के बारे में, मेल फीमेल के बारे में, कि ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसके पीछे आपका कोई रीजन नहीं है, बस आप कह रहे हो, आप मानते हो ऐसा। तो ये आपका स्टीरियोटाइप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका स्टीरियोटाइप। और डिफरेंस का मतलब आपको पता ही है, किसी के बीच में डिफरेंस होना, अंतर होना, कुछ अलग होना, उसको हम डिफरेंस कहते हैं। So next question is question number 6. Which of the following purpose Indian Constitution does not serve to? इनमें से कौन सा चीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, निर्वाह नहीं करता है, उसके कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं। So delineate the ideals a country should uphold, उन आदर्शों का निरूपण जिनका किसी देश को पालन करना है। यानी कि क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, देश में किन किन चीजों का पालन होना चाहिए, तो ऑफकोर्स बताता है। ठीक है, क्या आपको स्थैतिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सके, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को एक स्टैटिक रखता है जिससे कि सोसाइटी में जो है कभी भी कोई चेंज ना आए। थर्ड है कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड लिव टुगेदर, सारी कम्युनिटीज एक साथ रह सके, मिल बांट के रह सके, अच्छे से रह सके, तो क्या ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फोर्थ है गिव राइट्स टू द सिटीजन अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, ये तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट्स देता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। सो अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर है आपका स्थैतिक वाला, यानी कि सेकंड आंसर। बेसिकली कभी भी कोई भी चीज अगर फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें रिजिडिटी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको एक तरीके से नेगेटिव सेंस में लेना चाहिए। और नेगेटिव सेंस के आंसर इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बिल्कुल जैसा था 60-70 साल पहले, 80 साल पहले, क्या अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, क्या उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, क्या वो चाहता है कि सोसाइटी बिल्कुल चेंज ना हो, जैसी थी पहले अभी भी वैसी रहे, अगर पहले भी वो कम डेवलप थी तो अभी भी कम डेवलप रहे, वो अपने आप को ग्रो ना करे। तो आपको पता है कि सोसाइटी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, उसमें चेंज आते हैं और चेंजेस आना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पता है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमने अमेंडमेंट्स की बात करी थी, 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया था, जिसके थ्रू 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, यानी कि कोई नई चीज ऐड कर दी, यानी कि वो पहले जैसी नहीं रही। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पहले जैसा रह रहा है और सोसाइटी को एक जैसा बना के रखने के लिए कह रहा है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मीन टू गाइड एंड इम्प्रूव द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसी बुक है जो हमेशा सोसाइटी को गाइड करेगी, नॉट कीप इज परमानेंटली अनचेंज, ना कि ऐसा कि वो परमानेंटली अनचेंज्ड बना दे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हम सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है। 300 से ज्यादा 350-400 अमेंडमेंट हो गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब इतनी ज्यादा अमेंडमेंट हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या वो पहले जैसा ही है, नहीं, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ चुके हैं।
तो इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कब वो लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और इसी वजह से हम 26 जनवरी को हर साल अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसको बनने में टोटल कितना समय लग गया था? 2 years 11 months और 18 days। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, so our next question is 84, which of the following action would not be helpful in addressing the marginalization of certain community? यानी कि किसी कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो इनमें से कौन सी चीज उससे बचने में, उससे उस हाशिएकरण को रोकने के लिए हेल्पफुल नहीं होगी? ठीक है, आपको नॉट को सर्कल कर लेना प्लीज। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी। तो इस नॉट को ध्यान में रखना और आपको बताना है कि कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी। संबोधित करने का मतलब बेसिकली हाशिएकरण का जो सॉल्यूशन निकालना। मार्जिनलाइजेशन इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो मार्जिनलाइजेशन से बचने के लिए इनमें से कौन सी चीज एक सॉल्यूशन नहीं हो सकती, आपको ये बताना है। सोशल मूवमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, मेन स्ट्रीमेटाइजेशन एंड प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली मार्जिनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऐसे पर्सन जिनको पहले से ही काफी सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिनको ना बेसिक एजुकेशन मिल रही है, ना हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, ना वो अच्छे फूड खा पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही हैं और इस वजह से उनको सोसाइटी के बिल्कुल एज पे ढकेल दिया गया, यानी कि वो बहुत बुरी कंडीशन में है। इसमें आदिवासी हो सकते हैं, इसमें फीमेल्स हो सकती हैं, इसमें जो लोअर कास्ट के पीपल हैं जिनके साथ हमेशा से भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, तो या कुछ पिछड़ी हुई कम्युनिटी जो है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हम हमेशा भेदभाव करते हैं। तो इन लोगों को हमने सोसाइटी के हाशिएकरण पे भेज दिया है, सोसाइटी के एकदम एज पे भेज दिया, कॉर्नर पे भेज दिया है, जहां पे इनको इनके बेसिक जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन से बचने में क्या चीज हेल्प कर सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज नहीं हेल्प करेगी। सो देखिए, अगर सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, अगर किसी जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन मीन्स क्या है? बीइंग पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी वेयर पीपल हैव लेस एक्सेस ऑफ एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल पावर, सोशल रिस्पेक्ट। यानी कि आपने कुछ लोगों को सोसाइटी के ऐसे कॉर्नर पे भेज दिया जहां पे ना तो उनको एजुकेशन मिल रही है, ना तो हेल्थ मिल रही है, ना ही जॉब मिल रही है, कुछ नहीं मिल पा रहा है उनको, वो और बुरी कंडीशन में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हेल्प कर सकती है? आप देखिए, सोशल मूवमेंट है, यानी कि अवेयरनेस हो रही है, लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि भैया तुम्हारी ये राइट है, तुम इसके लिए डिमांड करो। ठीक है, तुमको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो जब वो जागरूक होंगे तो ऑफ कोर्स वो उनका मार्जिनलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पॉलिसी ला रही है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको हेल्थ नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट अगर एजुकेशन दे रही है, उनको हेल्थ दे रही है, तो इससे उनका फायदा ही तो हो रहा है, उनका जो मार्जिनलाइजेशन है वो खत्म ही तो होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, अगर किसी के साथ में कल्चर के बेसिस पे किसी और रीजन की वजह से उसको मार्जिन कर दिया गया, उसको हाशिए पर भेज दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला रही है जिसमें डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जा रहा है, सभी या लोग ऐसे हो गए हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ब्रदरहुड दिखा रहे हैं, तो अच्छे से रह रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे भी आपका जो मार्जिनलाइजेशन है वो कम होगा। देखिए, एक वर्ड आया है इसमें, मेन स्ट्रीमाइजेशन। मेन स्ट्रीमाइजेशन का मतलब क्या है? कि कोई सोसाइटी है जिसमें एक डोमिनेंट क्लास रहती है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, सबसे पावरफुल कम्युनिटी रहती है, उसके जैसा ही बनने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी सोसाइटी में इस टाइप पे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद हमारी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन आती है। तो अगर जो हिंदू पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, उसका ही हर जगह दबदबा चल रहा है और वो मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने जैसा बनने के लिए फोर्स करने लग जाए, ठीक है, या सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मुस्लिम पॉपुलेशन खुद हिंदू जैसा ही चीजें करने लग जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीमाइजेशन। यानी कि आपका क्या हो रहा है? मुख्य धारा में समाहितीकरण हो रहा है, लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is true in context of representative democracy in India? इस बस ट्रू को बोला कर लेना प्लीज। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हिसाब से सोचिए कि इनमें से कौन सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है।
पीपल एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज यानी कि लोगों को वोट देने का अधिकार है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने चूज किया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या फिर आपको डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड है? तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को तभी से सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता हो, जब आपको पता हो कि डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, इसके अलावा दूसरी टाइप की डेमोक्रेसी कौन सी होती है। चलो मैं समझा देती हूँ शॉर्ट में। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का शासन रहेगा। अब लोगों का शासन कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी जगह पे डायरेक्टली पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि लोग खुद से बातचीत करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। मान लीजिए 20-25 किसी कंट्री में मुश्किल से 5,000 लोग रह रहे हैं। अब ये 5,000 लोग डिसाइड करते हैं कि भैया इनको एक नया रूल लाना है, तो ये आराम से मिलके बातचीत करके, बैठ के बात करके, डिस्कशन करके नया रूल ला सकते हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये कहाँ पे थी हमारी? ये हमारी एथेंस में थी। एंशियंट एथेंस जो पोलिस स्टेट होते थे, छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, वहां पे कुछ ही 500,000 लोग रहते थे, तो वहां पे इस चीज को किया जाता था। इस टाइम पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में नहीं मिलती, क्योंकि मेजरली हर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करें। इसमें क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है कि 1.4 बिलियन लोग जो है एक साथ बैठ के किसी एक रूल को डिस्कस करें, है ना। पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या 1.4 बिलियन लोग क्या करते हैं? एक दिन जाके अपना वोट डाल देते हैं। उस वोट के थ्रू वो कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं। कितने लोग हो सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 500 लोगों को चूज कर लिया। अब ये 500 लोग क्या करेंगे? ये 500 लोग उनके बिहाफ पे डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और रूल बनाने का काम करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रहे हैं पार्टिसिपेट रूल मेकिंग में, और इसी वजह से इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का मेन रोल है। समझ में आया? तो ये चीज तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। आर्टिकल 326 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 326 इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात या वोटिंग राइट की बात जो है इंडिया में कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326 में इस चीज को मेंशन किया गया है। इंडिया में वोटिंग एज क्या है? 18 ईयर्स है। ठीक है, पहले ये कितनी थी? ये 21 ईयर थी। जब स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था तो 21 ईयर इसको रखा गया था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 61वां संवैधानिक संशोधन था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था, और इसके थ्रू 21 साल की जगह 18 साल वोटिंग एज कर दी गई है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। और हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको पसंद आई होगी। ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। इनमें से कौन सा फीचर जो है ये बोलता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर, उसके काम में बेदखली नहीं करेंगे या दखल नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या राइट टू फ्रीडम कह रहा है? कोई लॉजिक बन रहा है इस बात का कि जुडिशरी के काम में ये दखल नहीं देंगे? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसका। फेडरलिज्म, हम बात करेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस तरीके से जुडिशियरी के काम में बेदखली करने से रोक रहा है? क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलके जुडिशरी का शोषण कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आपको लगता है तो बताइएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है, और ये मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का मीन्स है आपका वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर कैसे डिवाइड है? ऐसे 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 करके। ठीक है, पावर वर्टिकली डिवाइडेड है, यानी कि सबसे ऊपर लेवल पे कौन है आपका? सेंट्रल है। उसके बाद कौन है आपका? स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। उसके नीचे कौन आ जाता है आपका? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ जाता है ना। तो यानी कि पावर कैसे डिवाइड है? आपके वर्टिकली डिवाइड है। इसको हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। इतना समझ में आ गया।
नेक्स्ट है आपका सेपरेट। तो आपको पता चल गया कि फेडरलिज्म भी एक तरीके से जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करने से नहीं रोकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे बात हो रही है, ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बात हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि भैया गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है बेटा? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव। देखो मैं आपको बेटा बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने बड़े लोग इस वीडियो को देखेंगे, होपफुली बड़े ही लोग देखें। तो और थर्ड है आपका जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के हमारे 3 ऑर्गन होते हैं, ये आपको बताऊंगे। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि ये तीनों ऑर्गन क्या करेंगे? चेक एंड बैलेंस करेंगे। ठीक है, चेक एंड बैलेंस करेंगे। चेक एंड बैलेंस कैसे करेंगे? कि लेजिस्लेचर क्या अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है कि नहीं कर रही, जुडिशरी कर रही है कि नहीं करे, चेक करेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे। यानी कि कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव कल से करने लग जाएगी, एग्जीक्यूटिव का काम जुडिशरी करने लग जाएगी। अब पहले ये समझ लेते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या काम करते हैं। हो सकता है कि काफी सारे लोगों को ना पता हो। तो लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लॉ को बनाने का काम करता है। लॉ मेकिंग का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। यानी कि आपके कौन करता है? विधान पालिका करती है। कानून को हम विधान बोलते हैं। तो विधान पालिका किस चीज का काम करेगी? कानून को बनाने का काम करेगी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करती है। अब भैया कानून बन गया है तो कानून को लागू भी तो किया जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा काम करती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका इसको क्या करेगी? लागू करने का काम करेगी। अब भैया लॉ बन भी गया, लागू भी कर दिया गया, लेकिन मान लीजिए लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसको पनिश करने का काम, जस्टिस करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। ठीक है, तो जुडिशरी का काम ये है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा चीज, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इनमें से कौन जो है ये बताता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स सेपरेशन ऑफ पावर इनको बता रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर कह रहा है कि आपकी ये पावर है, लेजिस्लेचर की ये पावर है, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की ये पावर है, और ये तीनों क्या है? एक साथ हैं, लेकिन इनके पावर अलग अलग है और इनके काम अलग अलग है, और इसलिए अलग अलग काम करेंगे। सेपरेशन है इनकी पावर्स के बीच में, ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस बना के रखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ये पूरा क्वेश्चन। होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। मैं इसके जैसे हिस्ट्री के और बाकी टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके निकालूंगी, और अगर आपको क्लास चाहिए होगी तो उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।